नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो आप सब लोग। चलो आज हम फिर स्टार्ट करते हैं हमारा जो बचा हुआ टॉपिक था मौलिक अधिकार। तो हम मौलिक अधिकार देख रहे थे बेटा। मौलिक अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हमारे भारतीय नागरिकों को। अब देखिए, मौलिक अधिकार में हम अनुच्छेद 30 तक देख चुके थे। आज हमको जो देखना है वो है अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 को अगर हम देखें बेटा, तो इस 31 को पर पहले क्या दे रखा था? 31 में संपत्ति का अधिकार दे रखा था। कौन सा अधिकार दे रखा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार दे रखा था। लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। बहुत बार इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार कौन सा? 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। और अब जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब कैसा अधिकार हो गया? ये विधिक अधिकार हो गया। कैसा अधिकार हो गया? विधिक अधिकार हो गया। कौन सा हो गया बेटा? विधिक अधिकार हो गया, जो कि हमारे जो संविधान है उसमें कहां पर लिखा हुआ है? 300A उसमें वर्णित है। ठीक है, ये हमारा जो 31 है इसको हटा दिया गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और 31 में कुछ धाराएं और थी। 31A की अगर हम बात करें A और B, तो 31A और B में क्या है? 31A और B में 1951 में बेटा पहला संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? पहला संविधान संशोधन हुआ था। संशोधन, इस पहले संविधान संशोधन में मित्रों क्या हुआ? देखिए, तो इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ गई। 9वीं सूची कौन सी? 9वीं। अब 9वीं अनुसूची की बात बता देता हूं मैं आपको। इसके अंदर अगर कोई भी चीज डाली जाएगी, 9वीं अनुसूची में अगर कोई भी चीज डाली जाती है तो उस पर न्यायपालिका किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेगी, उसको अवैध नहीं ठहराएगी। एक बार 9वीं अनुसूची में कोई चीज को डाल दी जाए तो उस पर न्यायपालिका किसी भी तरीके का कोई भी कदम नहीं उठा सकती है। तो 9वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है, और ये कब बनाई गई? 1951 में बनाई गई। और ये अनुच्छेद 31AB के अंदर इसके बारे में कहा गया है। एक 31AB की तो बात कर ली हमने, सी की और बात कर लेते हैं। सी की भी एक छोटी सी बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे हम इससे संबंधित, 31 से संबंधित, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इनको स्लिप कर देते हैं, हमेशा स्लिप कर देते हैं 31 को, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? 31C, ये क्या है? 31C के अंतर्गत बेटा क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी के समय की बात है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या किया गया था? जो 14 बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, और जो राजाओं हैं उनकी जो प्रिवी काउंसिल है उसको क्या कर दिया था? रद्द कर दिया गया था। जब ये रद्द कर दिया गया तो गवर्नमेंट ने इन पर रोक लगा, वो हाई कोर्ट ने इन पर क्या लगा दी? रोक लगा दी कि आप इस तरह का नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आप इनको में कोई किसी तरीके का बदलाव नहीं कर सकते, और जो राजाओं के तुमने अधिकार समाप्त किए हैं वो नहीं किए जाएंगे, और आप 14 जो बैंकों का वो किया है आपने, वो भी नहीं किया जाएगा। तो इस आधार पर 31C में पुनः अमेंडमेंट किया गया। पुनः क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया, चेंज किया गया, और 31C में उन चीजों को डाल करके उन्होंने इस तरीके के कार्य किए उस सरकार के समय। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, है ना, वो किया गया था। अपन बात करते हैं 1967 के आसपास की बात है, 79 के आसपास की बात है। उस समय ये काम चला था, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इन चीजों के आधार पर 31C क्रिएट किया गया, उसमें ये डाला गया, और वहां के थ्रू क्या हुआ? इंदिरा गांधी ने अपना कार्य वहां पर किया। तो ये 31 के C के संदर्भ में, 31AB के संदर्भ में, पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची के संदर्भ में ये बातें हमने कर चुके हैं। लेकिन अब हम हमारे मेन टॉपिक पर आ रहे हैं। उस मेन टॉपिक का नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलो, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की तरफ करते हैं। वो है हमारे अनुच्छेद 32 में वर्णित इंपॉर्टेंट चीज है। हम देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे अंबेडकर साहब ने क्या कहा है। अंबेडकर साहब ने कहा इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है इसे। भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा इसे कहा गया है। कौन से अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है बेटा, बिल्कुल इसको आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अब देखिए 32 के अंदर क्या चीज आती है, तो अब हम 32 की बात करें तो 32 में सिर्फ क्या मेन चीज क्या दे रखी है? हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो 5 मौलिक अधिकार हमने पढ़े हैं, जो 5 मौलिक अधिकार हम जो पढ़ रहे हैं, उन 5 मौलिक अधिकार का अगर किसी तरह हनन होता है, किसी तरह क्षति होती है, तो उसके संदर्भ में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? याचिकाएं जारी कर सकता है। ध्यान रखना, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या जारी कर सकता है? याचिकाएं जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिट जारी कर सकता है। और इसमें कितने रिटों का उल्लेख है? 5 रिटों का उल्लेख है। कितने का? 5 रिटों का इसके अंदर उल्लेख है। और साथ में और क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं। क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय भी क्या कर सकते हैं? रिट जारी करने का अधिकार है, बशर्ते क्या होना चाहिए? संसद के द्वारा कोई इसी तरीके का कानून बने। संसद अगर चाहे तो क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय को भी इसका रिट जारी करने का अधिकार है। तो ये हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने का अधिकार देता है, लेकिन कब? जब संसद चाहे, है ना? इस बात का ध्यान रखना। तो अब हम देखते हैं कि जो 5 प्रकार के रिट का उल्लेख है वो क्या है। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये 5 प्रकार के रिटों को देखना है। तो इन रिट से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका अनुच्छेद 32, इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें रिट से संबंधित ही चीजें पूछी जाती है। तो हम बात करते हैं, पहली जो रिट है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ध्यान रखना, क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक बहुत बार बेटा इसको अन्य किस नाम से जानते हैं यह भी पूछा जाता है, और अधिकतर उसी नाम के द्वारा आजकल के न्यू कंपटीशन एग्जाम में, जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की तरह हेवियस कार्पस शब्द यूज किया जाता है। ध्यान रखना, इसका जो लैटिन वर्ड है हेपियस कार्पस, क्या है? इसका लैटिन वर्ड है हेपियस कार्पस। हेपियस कार्पस, ध्यान रखना। और हेपियस कार्पस का जो शाब्दिक अर्थ है, हिंदी अर्थ है, वो क्या है? वो हिंदी अर्थ है शरीर सहित किसी को उपस्थित करना। शरीर सहित ही क्या करना? उपस्थित करना हेपियस कार्पस का शब्द है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये क्या है? हमें क्या देता है? इस अधिकार का रक्षा करता है। अगर हमें पकड़ लिया जाता है, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमको अधिकार दे रखा है कि इसे बिना किसी कारण नहीं पकड़ सकते, लेकिन मान लो आपको किसी कारण से पकड़ लिया गया है, पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया है, तो पुलिस को यह कर्तव्य है और यह आदेशित करती है बंदी प्रत्यक्षीकरण कि आप क्या करें? उसको क्या करो? सशरीर उपस्थित करो किसी व्यक्ति को अवैध। और दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर कि किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हो?
आप अवैध रूप से बंदी नहीं बना सकते। किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी अगर बना लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण करना पड़ेगा। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अवैध रूप से अगर बंदी बना लिया जाता है तो क्या करना पड़ेगा, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और कहेगा कि आप उसे सामने लेके आइए, उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने लेके आइए। कौन सा लेख देता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जहां रखने वाली बात है। दूसरे के ऊपर चलते हैं, हेपियस कार्पस। बहुत बार मिलान वाले बेटा प्रश्न आते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या तात्पर्य है, तो हेपियस कार्पस। परमादेश को क्या कहते हैं, तो मैंडेमस। ये पूरे के पूरे हम पांचों देखेंगे। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको क्या कहा जाता है, हेपियस कार्पस। ध्यान रखना, पहला है ना। दूसरा कौन सा है, दूसरा है परमादेश। क्या है, परमादेश। परमादेश। अब परमादेश को क्या कहा जाता है, परमादेश को कहा जाता है मैंडेमस। मैंडेमस कहा जाता है। ध्यान रखना बेटा, क्या कहा जाता है, मैंडेमस कहा जाता है। परमादेश को मैंडेमस कहा जाता है। और इसका क्या मतलब है, परमादेश का मतलब परम आदेश, अर्थात हम आपको परम आदेश देते हैं। ये कब किया जाता है, अगर किसी संस्था का कोई निर्धारित कार्य है, किसी संस्था का कोई निर्धारित कार्य है और वह संस्था वह कार्य नहीं करती है, वो कार्य करने से मना कर देती है क्योंकि वो उसके अधिकार क्षेत्र में और वो कार्य कर ही नहीं रही है वो, तो सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी कर सकता है, परमादेश। हम तुम्हें आदेश देते हैं, आप अपने क्षेत्र अधिकार का क्या करिए, कार्य करिए। आप क्या करिए, अपने क्षेत्र अधिकार का कार्य करिए। किस आदेश, किस रिट के आधार पर, परमादेश के आधार पर। समझ में आ गई बात बेटा। तो दूसरा कौन सा हो गया, परमादेश। हम तीसरे की बात करते हैं, थर्ड की बात करें तो तीसरा कौन सा है, तीसरा है हमारा प्रतिषेध। ध्यान रखना, प्रतिषेध। प्रतिषेध, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रोहिबिशन। क्या कहा जाता है, प्रोहिबिशन, मतलब मना करना। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, हम किसी को प्रोहिबिट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, प्रतिषेध के द्वारा क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। और मना क्या कर रहे हैं, मना करना, निषेध करना, कार्य करने से रोकना। और ये कब कहा जाता है, जब किया जाता है जब किसी संस्था के द्वारा, किसी संस्था को कोई कार्य है ही नहीं, भाई मेरा कोई कार्य नहीं है और मैं वो कार्य कर रहा हूं। किसी संस्था का काम क्या है, उसके परमानेंट कार्य है, अगर वह कार्य, वो परमानेंट कार्य अपने कार्य को नहीं करता तो परमादेश कि आप ये काम करिए, और उसका कोई कार्य है ही नहीं और वो अन्य कार्य करता है, अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर कोई कार्य करता है, तो प्रतिषेध कि आपको हम मना करते हैं, आपको निषेध करते हैं कि आपको ये कार्य नहीं करना है क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र का है ही नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र का ये कार्य नहीं है, तो इसको क्या करिए, रोक दीजिए। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वो क्या है, वो नेक्स्ट है आपका उत्प्रेक्षण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का क्या मतलब है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सोर्सियोरी। क्या कहा जाता है, ये कहा। तो इसका मतलब क्या है, रुक जाओ। क्या मतलब इसका, रुक जाओ। और ये कब होता है, ये सुप्रीम कोर्ट बेटा अपने लोअर कोर्टों को, कौन, सुप्रीम कोर्ट अपने लोअर कोर्टों को, मतलब अपने नीचे वाले कोर्टों को आदेश जारी करता है, जब नीचे वाले कोर्टों के अधिकार क्षेत्र का कोई काम नहीं है लेकिन नीचे वाला कोर्ट क्या कर रहा है, उसको काम को कर रहा है, उस काम को क्या कर रहा है, उस काम को कर रहा है, तो इनको अधिकार है कि तुम वो काम के लिए रुक जाओ। क्या करो, रुक जाओ, और वो कार्य कहां भेज दो, हमारे पास भेज दो। क्या कर दो, हमारे पास उस कार्य को भेज दो। ये आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है और आपके ये जो केस चल रहा है वो आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। इस केस को कहां भेज दीजिए, हमारे पास भेज दीजिए। ये किसके द्वारा है, उत्प्रेषण के द्वारा है। किसके द्वारा, उत्प्रेक्षण भी बोलते हैं, उत्प्रेक्षण भी बोलते हैं, ध्यान रखना, उत्प्रेक्षण क्या बोलते हैं,
उस प्रेक्षण बोलते हैं जिसमें सोर्सियरी भी इसको बोला जाता है। कहीं पर सोर्टियरी भी लिखा होगा तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं पर सोर्टियरी भी लिखा होता है जिसका मतलब होता है रुक जाओ। अब बात करते हैं, हम नेक्स्ट की बात करते हैं 5वें नंबर का। 5वें नंबर की ऊपर लिख रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, अधिकार प्रच्छा। क्या है? अधिकार प्रच्छा इंपॉर्टेंट है। अधिकार प्रच्छा, इसमें पूछा जाता है अधिकार प्रच्छा मतलब किस अधिकार से। अगर मान लो आप गलत तरीके से कोई पद को हासिल कर लेते हो, कोई सरकारी पद पर आप बैठ जाते हो, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप किस अधिकार से बैठे हो, आप में वो योग्यता है या नहीं है। बहुत बार क्या होता है, बिना योग्यता के व्यक्ति को चयनित कर लिया जाता है, बाद में उसकी योग्यताएं फर्जी निकलती है, तो उससे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हो और इस पद से हटिए। बहुत बार किसी पद की कोई योग्यता होती है, उसमें योग्यता लिखी होती है कि इस योग्यताधारी व्यक्ति ही इस पद पर बैठ सकता है, लेकिन बिना योग्यताधारी व्यक्ति उस पद पर बैठ जाता है, उस पद का कार्य करने लगता है, तो उससे पूछा जा सकता है कि आप किस अधिकार से काम कर रहे हो, आपको क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, ये आपका अधिकार नहीं है। क्या नहीं है ये आपका अधिकार नहीं है। ये किस में पूछा जाता है? अधिकार प्रच्छा में पूछा जाता है बेटा। आप समझ में आ गए? तो हमारे पास 5 तरह की रिट है। कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें बंदी को सामने लेके आइए। दूसरा है परमादेश, क्या है कि आपका परम आदेश देते हैं कि आप ये कार्य कीजिए, ये आपका कार्य है, इसको आपको करना ही चाहिए। तीसरा प्रतिषेध, मना करना, ये आपका कार्य नहीं है, आप अपना जो कार्य नहीं है उसको क्यों करते हो, तो आप ये कार्य नहीं करोगे क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है अपने लोअर कोर्ट को ये कह सकता है कि इसको क्या करिए, हमको भेज दीजिए, हमको रिटर्न भेज दीजिए, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उत्प्रेक्षण के द्वारा ये कहा जा सकता है। और बहुत बार ये बेटा आपके मैचिंग वाला प्रश्न में आ सकता है, प्रतिषेध को क्या कहा जाता है, परमादेश को क्या कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा जाता है, इस तरह का मिलान वाले प्रश्न भी आपके आ सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारा अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है पूरा होता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 33। वैसे तो बहुत सी जगह जो कॉलेज लेवल की एग्जाम्स हैं, कॉलेज लेवल की जो कोर्सेज है बीए बीएड के, है उनमें तो यहाँ तक ही दे रखा है, 32 तक ही है, और अनुच्छेद 33 और 34 और 35 की चर्चा नहीं कर रखी है। लेकिन मैं आपके सामने तीनों की चर्चा करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, हमारे कंपटीशन लेवल के प्रश्न बनते हैं, और हमको अगर हम भारतीय संविधान का पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमको ये आना ही आना चाहिए। तो अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? बात करते हैं अनुच्छेद 33। देखिए अनुच्छेद 33 आपके मौलिक अधिकारों में संसद कानून बनाकर कमी कर सकती है। अगर किन के मौलिक अधिकारों में? सैन्य बल, देखिए सेना, पुलिस और इंटेलिजेंस। देखिए सेना, पुलिस और इंटेलिजेंस को इतने मौलिक अधिकार नहीं मिले होते बेटा जितने हमको मिले होते हैं। दोस्तों सेना, पुलिस और इंटेलिजेंस को नहीं मिलते हैं इतना। कारण क्या है उसका? क्योंकि उनके बहुत सारी लिमिटेशंस होनी चाहिए उनके ऊपर। कहीं पर भी घूमने चले जाएं लेकिन इन पर रोक होती है कि नहीं, आपको बिना किसी कारण बताए बहुत सारी चीजों की रुकावट इनके ऊपर होती है, और उसके लिए संसद ही कानून बनाएगी। तो मौलिक अधिकारों में संसद कानून बनाकर सैन्य बल, पुलिस, इंटेलिजेंस जैसे रो वगैरह जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है? कमी कर सकती है। उनके मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। कौन कम कर सकती है? संसद कर सकती है। किस में वर्णित है? अनुच्छेद 33 में बस। इसके अलावा दूर संचार प्रणाली संगठन के जो सदस्य हैं उनके भी मौलिक अधिकारों को घटाया जा सकता है। कौन के? दूर संचार प्रणाली संगठन के जो मौलिक सदस्य हैं उनके मौलिक अधिकार को भी क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। तो इनके जो मौलिक अधिकार हैं, इनके कौन से अधिकार हैं? मौलिक अधिकार, इनको क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा कौन सा अनुच्छेद हो गया? अनुच्छेद 33 पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 34 की बात करते हैं। अनुच्छेद
34 ये क्या करता है? अनुच्छेद 34 है वो क्षतिपूर्ति की बात करता है। किसकी बात करता है? क्षतिपूर्ति। अब ये क्षतिपूर्ति क्या है, इसको मिटा देता हूं, ये आपके अब बता चुका हूं मैं आपको। क्षतिपूर्ति क्या है? क्षतिपूर्ति का मतलब है कि अगर देश में कभी मार्शल लॉ लग जाए, मार्शल लॉ का मतलब है सैन्य कानून। क्या है? सैन्य कानून स्थापित हो जाए तो हमारे मौलिक जो अधिकार है उनको नुकसान होना ही है, 100% नुकसान होता है और उसके कारण हमें बहुत सारी क्षति उठानी पड़ती है। क्या उठानी पड़ती है? क्षति उठानी पड़ती है। आज तक भारत में कभी मार्शल लॉ नहीं लागू हुआ है, ध्यान रखना। भारत में कभी सैन्य शासन, सैन्य कानून कभी स्थापित नहीं हुआ है। और अगर इस तरह का हो जाता है कभी, तो उससे जो क्षतिपूर्ति होती है, उस जो हमारे नुकसान होता है, उसकी क्षति की, जो नुकसान की पूर्ति करने के लिए, भरपाई करने के लिए अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है? हमारे जो नुकसान है उसकी क्षतिपूर्ति कर सकती है। क्या कर सकती है? हमारे नुकसान की क्षतिपूर्ति कर सकती है अनुच्छेद 34 के अनुसार। अब अनुच्छेद 35 जो हमारा लास्ट अनुच्छेद है आज का, और मौलिक अधिकार हमारे यहीं पर हम पूर्ति करते हैं, मौलिक अधिकार पूरे हो जाएंगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारा अनुच्छेद 35। इसमें क्या है? अनुच्छेद 35 देखिए, इसमें 3-4 बातें हैं और वही बातें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन सी बातें? वही बातें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उनका रिपीटेशन 35 में दिया गया। जैसे हमने अनुच्छेद 16 के 3 में देखा था, सरकारी नौकरी में किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। हमने बात की थी ना उस समय कि जो सरकारी क्षेत्र है उसमें अगर कोई सामाजिक और आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, पिछड़ा हुआ कोई क्षेत्र है, तो वहां के क्षेत्र विशेष के लोगों को क्या दी जा सकती है? सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जा सकती है। हमने 16(3) में पढ़ा था, अनुच्छेद 16(3) में। तो उसके संबंध में संसद कानून बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद कानून बनाएगी। ये बात किसमें लिखी है? अनुच्छेद 35 में लिखी है ना। ये हमने पढ़ा किसमें था? अनुच्छेद 16(3) में पढ़ा था कि अगर सरकारी नौकरियां हैं, उनमें अगर किसी को प्राथमिकता देनी है, किसी क्षेत्र विशेष को के लोगों को प्राथमिकता देनी है, तो उस पर कानून कौन बनाएगी? संसद ही कानून बनाएगी। ये किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 35 में लिखा हुआ है। इसके अलावा अभी हमने 32 में पढ़ा, क्या पढ़ा था कि उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय भी क्या कर सकते हैं? अन्य न्यायालय भी क्या कर सकते हैं? रिट जारी कर सकते हैं। तो ये रिट जारी करने का जो अधिकार अन्य न्यायालय को दिया जाता है, वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो संसद के द्वारा ही दिया जाता है। संसद के द्वारा क्या दिया जाता है? अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार, रिट जारी करने का अधिकार। ये भी किसमें वर्णित है? 35 में वर्णित है। ये भी किसमें वर्णित है? 35 में वर्णित है। इसके अलावा लास्ट जो चीज है वो क्या है? अगर सैन्य शासन होता है, सैन्य शासन कहीं पर लागू होता है, तो उसकी जो क्षतिपूर्ति है उसके संदर्भ में भी कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। उसके संदर्भ में भी कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। तो ये तीनों चीजों के बारे में किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 35 में लिखा हुआ है। तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में कुछ बातें हैं जिनका क्रियान्वयन के लिए संसद कानून बनाती है। ये सब कुछ किसके अंदर है? 35 के अंतर्गत लिखा हुआ है। आज यहीं पर हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये पूरे होते हैं। मौलिक अधिकार का आपका टॉपिक है वो पूरा होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मिलेंगे।